लाइक कर दो, क्योंकि आज की वीडियो में अमेलगमेशन की बनाएंगे चटनी और पी जाएंगे बच्चा पार्टी। सर इतना जोश में कैसे आज? मुझे मज़ा आ गया बच्चों अमेलगमेशन के नोट्स बनाते हुए। ये जो नोट्स आपके सामने फ्लैश हैं, इसमें मैंने अमेलगमेशन का चाहे स्टडी मैट हो, चाहे पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट के आईटीपी पीवाईक्यू हो, सारे क्वेश्चंस को रीड किया एट वन गो, और उनमें जो जो भी कीमती एडजस्टमेंट्स थी सारी निकाल करके परोस करके एक पीडीएफ में आपके सामने लेकर के आ गया हूं। अमेलगमेशन का क्वेश्चन पेपर में तंग नहीं कर पाएगा आज की वीडियो के बाद, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन एक ही शर्त है, एंड तक देख लेना या फिर अभी चले जाओ। बीच में देखोगे आधा अधूरी चीज का कोई फायदा नहीं है। हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है ऑल एडजस्टमेंट सीरीज, जिसमें मैं मॉड्यूल 3 के सभी चैप्टर्स की तगड़ी वाली एडजस्टमेंट्स करा रहा हूं जो पेपर में तंग करती हैं। मात्र ये सीरीज, हर एक वीडियो हमारी 15 से 20 मिनट की एवरेज रहती है, 6 चैप्टर्स की आएगी, 1.5 घंटा लगभग टोटल ड्यूरेशन रहेगी। मात्र ये 1.5 घंटा आपको प्यारे बच्चों 20 मार्क्स का एडिशन करके देगा पेपर में, मेरा दावा है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो इंटरनल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होगी, बायबैक, कैश फ्लो वगैरह हो चुका है और ब्रांच, ये 3 हो चुके हैं। वो प्लेलिस्ट से देख लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं यही चाहूंगा। कमेंट करके बताना अगली कौन से चैप्टर की बनाऊं, पहले इंटरनली को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैराथन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोनों मैराथन अपलोड है, मॉड्यूल 3 का भी है, इसका भी विद क्वेश्चन समेत। ओके सर जी, बैलेंस शीट ट्रिक चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, ऊपर दिए गए नंबर पे डीएम करो। कोई भी क्वेरी, स्टूडेंट हो मेरे या नहीं हो, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करो बच्चा पार्टी, मैं आपको एड्रेस करके चलूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। शुरू करते हैं अमेलगमेशन ऑल इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लेकर प्रभु का नाम टन 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 टन। एंड अगर आपको अमेलगमेशन की पूरी रिवीजन चाहिए मात्र 3 घंटे के अंदर, वो भी डेमो वे में, पहले स्क्रैच से कॉन्सेप्ट की रिवीजन करवाइए, ब्यूटीफुल पॉडकास्ट नोट्स वे में डेमो दिया है, और फिर सारे क्वेश्चंस करवाए स्टडी मैट के भी और आईटीपी पीवाईक्यू के भी, तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम कर देना, मैं आपको फ्री वाला लिंक शेयर कर दूंगा बच्चा। ऐसे ही कंसोलिडेशन चाहिए, कोई भी चैप्टर चाहिए, पूरे सिलेबस में डीएम करो, मजे करो। हाँ, आईटीपी पीवाईक्यू करने हैं 4 से 5 अटेम्प्ट के, केस बेस्ड एमसीक्यू करने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, इसकी चार्ट बुक चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पॉडकास्ट बैच है, ज्वाइन करो। 35 आवर्स में पूरे सिलेबस की रिवीजन है, स्क्रैच से, आईटीपी पीवाईक्यू समेत, स्टडी मेट समेत, केस बेस्ड एमसीक्यू सब कुछ इंक्लूडेड। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पेपर से भी लोगे तो भी सब कुछ कवर हो जाएगा स्क्रैच से। बाकी जानकारी के लिए डीएम करो। चलो अभी शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम टन 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 टन। बच्चों अमेलगमेशन ऑल इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, स्टडी मैट के क्वेश्चंस हो, आरटीपी के हो, पीवाईक्यू के हो, सब कवर्ड हो जाएंगी सारी एडजस्टमेंट्स। और ऐसे नहीं कराया कि तुम्हें कहूं इसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट, मैंने खुद बाय हैंड, ये देखिए यहां पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन से पॉइंट निकाल करके, उस क्वेश्चन का डाटा लिख करके, उसकी एडजस्टमेंट को खुद लिख करके, मैं ये आपको स्टडी मैट से भी ले सकता था, लेकिन स्टडी मैट में क्या होता है, एडजस्टमेंट लिखिए ऊपर, सॉल्यूशन लिखा है नीचे, क्या ही करते। तो मैंने कहा सब एक जगह पे रो देते हैं, प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर। आई जरा सब समझ में आने वाला है, लेकिन एंड तक देख लेना। एक ही शर्त है, आज के बाद अमेलगमेशन अगर तंग कर जाए तो नाम बदल देना, डिसलाइक कर देना, वीडियो को छोड़ के चले जाना चैनल को, और कह देना सर मजा नहीं आया। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है, लेकिन अंत तक देखना। Z लिमिटेड और Y लिमिटेड, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट है। Z लिमिटेड, Y लिमिटेड। Z लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है Y। Z लिमिटेड है यहां पर ओल्ड कंपनी और Y लिमिटेड है यहां पर न्यू कंपनी। Y लिमिटेड टेक ओवर कर रही है Z को। Z लिमिटेड जो अपने आप को सेल कर रही है Y लिमिटेड को, उसके पास ऑलरेडी ओल्ड कंपनी के अंदर 6% डिवेंचर्स पड़े हुए हैं बच्चा पार्टी, जिनकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। और क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट लिखी हुई इस पॉइंट से रिलेटेड, ₹2 लाख 7% डिवेंचर्स इन Y लिमिटेड, ईच डिवेंचर ऑफ Y लिमिटेड इज वर्थ 105। यानी Z लिमिटेड के ये जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, 6% डिवेंचर होल्डर्स 2 लाख रुपए के, इन्हें Y लिमिटेड में जब Z लिमिटेड अपने आप को सेल कर देगी Y लिमिटेड को, तो Z लिमिटेड के इन 2 लाख रुपए के डिवेंचर होल्डर्स को Y लिमिटेड में भी 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स मिलेंगे। Y लिमिटेड में भी 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स मिलेंगे। फेस वैल्यू 100 ईच वाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 नहीं 7 रहेगा, और एक डिवेंचर्स 105 रुपीज का रहेगा। तो बच्चा पार्टी इस केस में ओल्ड कंपनी Z लिमिटेड के यहाँ क्या जनरल एंट्री होगी और न्यू कंपनी Y लिमिटेड के यहाँ क्या जनरल एंट्री होगी। पीसी की कैलकुलेशन भी समझाऊंगा, ऐसे ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी, पीसी की कैलकुलेशन आएगी, नेट एसेट कब यूज होता है, नेट पेमेंट मेथड कब यूज होता है,
पेपर में आई हुई एडजस्टमेंट सब आएगा, एंड तक देख लेना, एंड तक देख लेगा। तो बच्चों पुरानी कंपनी ओल्ड कंपनी क्या करेगी, वो तो अपनी एसेट और लायबिलिटी को उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में डालती है, बात खत्म। वो अपनी लायबिलिटी को उठाएगी और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देगी। जेड लिमिटेड 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख। इसका तो कोई बहुत बड़ा झंझट है नहीं सर, इसका तो झंझट है नहीं सर। न्यू लिमिटेड के यहाँ क्या है, न्यू कंपनी वाई लिमिटेड के यहाँ क्या जनरल एंट्री होगी बच्चों, सुनना बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से। यस सर, यस सर, बहुत ध्यान से सुन करके चलेंगे बच्चों। ये कितने रुपए का डिवेंचर दे रही है वाई लिमिटेड, 105 वाला, 100 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम बच्चा बैठी, प्रीमियम बच्चा बैठी। तो 2 लाख का 5%, पहले तो बताओ प्रीमियम कितना हो जाएगा सर, 10,000 टू प्रीमियम डिवेंचर 10,000, फेस वैल्यू कितनी है 2 लाख, और डेबिट में कितना आएगा 2,10,000 रुपीज, 2,10,000 रुपीज। ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। भाई जो वाई लिमिटेड है वो 6% वाले डिवेंचर्स इशू कर रही है, 7% वाले सर, 7% वाले, तो 7% वाले डिवेंचर्स को क्रेडिट कर दो, फेस वैल्यू से होता है हमेशा 2 लाख से। प्रीमियम है 2 लाख का 5% यानी कि 10,000 रुपए, वो भी लिख दो टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर 10,000, और 2 लाख और 10,000 क्रेडिट का टोटल हो गया 2,10, वो डेबिट में आ जाएगा 6% डिवेंचर्स के नाम से। यहां से डिवेंचर्स जाएंगे 2 लाख के, यहां जाके बन जाएंगे 2,10 के, जिसके बदले में 2 लाख की फेस वैल्यू और 10,000 का प्रीमियम हम रिकॉर्ड करेंगे वाई लिमिटेड में। सिंपल एज दैट। ये जनरल एंट्रीज होंगी, दोनों कंपनी का डिस्कस करते हुए चलूंगा मैं। मर्जर परचेज जो तुम्हें तंग करता है सब आने वाला है, सब आने वाला है। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। कौन सी कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट यानी बंद होना, जेड लिमिटेड। तो जेड लिमिटेड का वो बंद करने में लिक्विडेशन में कुछ खर्चे आने वाले हैं, एक्चुअल कितने 12.5, जिसमें से 10,000 वाई लिमिटेड उसे रीइंबर्स करने वाली है। बंद हो रही है जेड लिमिटेड, लिक्विडेट हो रही है जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड को लिक्विडेट होने में 12,500 का खर्चा आएगा, जिसमें से 10,000 उसे वाई लिमिटेड से मिल जाएगा। तो पहले तो ये बताओ जेड लिमिटेड के यहाँ क्या जनरल एंट्री होगी सर, जेड लिमिटेड अभी के लिए पूरा खर्चा पे कर देगी टू कैश अकाउंट 12,500। जब जब पेमेंट होती है कैश या बैंक क्रेडिट होता है, यदा तदा सर्वदा पूरे अकाउंट में, पता नहीं कितनी बार ये बात मैं बोल चुका हूँ, जिसमें से उसका खुद का खर्चा 2,500 है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, और बाकी 10,000 उसे वाई लिमिटेड से मिल जाएगा, बाकी 10,000 वो वाई लिमिटेड में डेबिट करके चलेगी। ओल्ड कंपनी को कभी भी अगर पैसा मिलने वाला हो न्यू कंपनी से, तो वो न्यू कंपनी डेबिट टू कैश ये एंट्री करेगी पेमेंट के बदले में। ठीक है सर, और फिर 10,000 उसे मिल जाएंगे कुछ टाइम बाद वाई लिमिटेड से, पैसा आ जाएगा, 12,500 गया था टू कैश, उसमें से 10 वापस आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड। ठीक है सर, और वाई लिमिटेड के यहाँ क्या एंट्री होगी, केवल 10 की, क्योंकि उसने 10 का ही वादा किया था। और बच्चों वाई लिमिटेड के यहाँ एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, वाई लिमिटेड में गुडविल जनरेट हो रही थी, अगर कैपिटल रिजर्व जनरेट होता तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल एज दैट, झंझट खत्म, झंझट खत्म। ठीक है, इसके बाद बच्चों मर्जर और परचेज, जो तुम्हें अभी तक भी तंग करता है, मर्जर और परचेज, कि भैया कब मर्जर का केस होता है, कब परचेज का केस होता है, और क्या इनमें डिफरेंस होता है, ये भी सारा अभी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। बच्चों अगर ये 5 शर्तें पूरी होती हैं, पांचों की पांचों, प्लस लिखा हुआ है मैंने, 1 2 3 4 5, पांचों की पांचों शर्तें अगर पूरी हो जाती हैं तो आपका क्वेश्चन मर्जर का क्वेश्चन है। एक भी शर्त ब्रेक हो जाती है, इफ एनीवन इज ब्रोकन, तो आपका क्वेश्चन बन जाता है अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। कौन सी है 5 शर्तें, सारे एसेट्स लायबिलिटीज रिजर्व, ऑल ALR आर ट्रांसफर्ड, ऑल एसेट्स लायबिलिटीज रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड। पुरानी कंपनी अपने सारे एसेट, सारी लायबिलिटी, सारे रिजर्व्स ट्रांसफर कर रही है, नई कंपनी कुछ भी नहीं छोड़ रही, सब ट्रांसफर कर रही है। न्यू कंपनी रिकॉर्ड्स देम एट बुक वैल्यू, और न्यू कंपनी इन सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व को टेक ओवर करने के बाद जो ओल्ड कंपनी में बुक वैल्यू थी उसी वैल्यू पर अपनी बुक्स में लिख करके चल रही है, कोई ऑल्टरेशन नहीं है वैल्यू उसमें। पुरानी कंपनी के 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर बनाया जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर बनाया जा रहा है कहाँ, नई कंपनी में, कम नहीं होने चाहिए 90% से। पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हो और कुछ नहीं, एक्सेप्ट फ्रैक्शन शेयर्स के लिए कैश दे सकते हो, और ओल्ड कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू करेगी नई कंपनी। पांचों शर्तें पूरी हुई तो बन गया अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, एक भी टूटी तो बन गया अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। थर्ड एडजस्टमेंट बच्चों, इसमें रुपीन 1000 है इस एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन से उठाई हुई है सब मैंने डाटा, सारा डाटा स्टडी में RTP PYQ के क्वेश्चन से बीच में से उठा लिया कि भाई इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट है, इससे रिलेटेड सारा डाटा उठा करके ले आया एडजस्टमेंट वाइज। यस सर जी, वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय एक्स लिमिटेड बच्चा पार्टी, और वाई लिमिटेड के पास ऑलरेडी क्या क्या है, 13% डिवेंचर्स हैं, 350 ऊपर रुपीन 1000 है ना, तो 3,50,000 हो गया, पर हम 350 बोलेंगे,
100 रुपये ईच वाले। इक्विटी शेयर कैपिटल है 3000 रुपये की, 10 रुपये ईच वाले शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1700 रुपये की, 100 रुपये ईच वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ईपीआर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है 200, आईएआर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 100, जीआर जनरल रिजर्व है 250, पीएनएल है 500। ऐसे ही एक्स लिमिटेड में जनरल रिजर्व है 500, ईपीआर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है 300 और पीएनएल है 750। ये डाटा है वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड का, ये डाटा है। और बताया है कि वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है कौन? एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड ओल्ड कंपनी बन गई, एक्स लिमिटेड न्यू कंपनी बन गई। अब ओल्ड कंपनी को ही हम सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, वेंडिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी भी कहते हैं, और न्यू कंपनी को ही हम बाइंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी भी कहते हैं, अमेलगमेटेड कंपनी भी कहते हैं, और ओल्ड कंपनी को अमेलगमेटिंग कंपनी भी कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये सब नाम है सर। और क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 3 मुझे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स नजर आई, तो मैंने तीनों उठा ली। कोई कोताही नहीं बरती जाएगी आपके करियर के साथ। इशूड 3.5 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 ईच एट पार। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन में 3.5 लाख इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। भाई एक्स ने वाई को खरीद लिया ना, हाँ, तो एक्स क्या करेगी? वाई के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन पे करेगी। तो एक्स द्वारा वाई के इक्विटी शेयर होल्डर्स को 3.5 लाख इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं 10 रुपए वाले, और एक्स द्वारा वाई के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% के प्रीमियम पर पेमेंट की जा रही है। ओके सर। डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 more years। ये है नई लाइन, ये आपका डिफरेंस क्रिएट करेगी मर्जर और परचेज के केस का। ये आपका डिफरेंस क्रिएट, मैं दोनों ही केस बता दूंगा आपको कि मर्जर का केस हो तो क्या करना है, परचेज का केस हो तो क्या करना है। क्यों? क्योंकि हमारे अमेलगमेशन के चैप्टर में सारी अकाउंटिंग सेम रहती है, चाहे अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो, सारी अकाउंटिंग सेम रहती है, बस रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बदलता है, वो भी न्यू कंपनी के यहाँ, ओल्ड कंपनी के यहाँ नहीं। वही मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, इतना ही फर्क रहता है बस। चलो सबसे पहले पीसी निकालेंगे इस क्वेश्चन की, भैया पीसी निकाल लेते हैं। ठीक है सर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है? 3.5 लाख शेयर 10 रुपए वाले, कितना हो गया? 35 लाख, लेकिन लिखेंगे 3500। क्यों? ₹1000 है। क्वेश्चन में ₹1000 हो तो आंसर में भी ₹1000 ही लिखोगे, हमेशा याद रखना। लाख हो तो लाख, करोड़ हो तो करोड़, सिंपल हो तो सिंपल, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। प्रेफरेंस होल्डर्स को क्या लिखा हुआ था? issued 15% प्रेफरेंस शेयर्स एट 100 ईच टू डिस्चार्ज प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि शेयर्स इशू हो रहे हैं 10% प्रीमियम पर, ये लफड़ा है, बच्चे इस एडजस्टमेंट में फंसते हैं। कई बच्चे कहते हैं अमाउंट में प्रीमियम लगाना है, कई बच्चे कहते हैं शेयर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ है? इशू कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स 100, प्रेफरेंस शेयर्स तो 100 में इशू हो रहे हैं भाई, फेस वैल्यू है 100 में इशू हो रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना है। शेयर्स प्रीमियम पर इशू नहीं हो रहे, पैसा ज्यादा दिया जा रहा है। शेयर्स प्रीमियम पर नहीं दिए जा रहे, शेयर्स ज्यादा रुपए के दिए जा रहे हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा दिए जा रहे हैं, ना कि एक शेयर का प्राइस बढ़ा करके प्रीमियम उसमें ऐड किया जा रहा है। यानी क्या करना है, जैसे वाई लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी? 1700। इस अमाउंट में तुम 10% ऐड करो, इस अमाउंट में तुम 10% ऐड करो प्लस 10%, ये हो गया आपका 1870। मतलब प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी 1870, और टोटल पीसी हो गई 3500, 1870, 5370। अगर शेयर्स की बात करूं तो ये कितना हो गया? 18,70,000 को डिवाइड करेंगे 100 से, 18,700 शेयर्स निकल करके आएंगे 100 रुपए वाले। शेयर 100 का ही रखना है, शेयर 110 का नहीं करना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था इशूड शेयर्स एट 100, शेयर तो पार पर ही इशू होंगे, तो इशू प्राइस तो भाई यही रहेगा 100। इसको नहीं बढ़ाओगे, इसको नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट में 1700 में 10% ऐड करोगे 1870, उसे 100 से भाग करके निकालोगे कि नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 18,700। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। अच्छा, और क्या लिखा हुआ था? डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड में डिबेंचर्स कितने के थे सर? 350 के डिबेंचर्स थे। सेम अमाउंट इनका वहां भी रहेगा, नई कंपनी में भी ये लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। पुरानी कंपनी वाई लिमिटेड अपने डिबेंचर्स का क्या करेगी? रियलाइजेशन में डालेगी उठा करके। अभी देखा था थोड़ी देर पहले, 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नई कंपनी क्या करेगी? सेम अमाउंट के डिबेंचर्स इशू कर देगी। यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, वो भी नहीं बदला, 13% डिबेंचर टू 13% डिबेंचर, 350। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। अब आता है अगली लाइन, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। पहले तो ये बताओ ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्या है? बच्चों, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट अगर आते ही आपको ये देखना पड़ेगा मर्जर का केस है या परचेज का केस है। मैं दोनों ही केस में बता देता हूँ आपको।
अगर मर्जर का केस होगा तो रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, परचेज का केस होगा तो रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, ओल्ड कंपनी के यहाँ भी बताऊंगा और न्यू कंपनी के यहाँ भी बताऊंगा, दोनों ही केसेस में। ऐसे ही थोड़ा ना ले आएंगे आपके लिए कुछ भी, पूरी मेहनत करके लाए भाई, कई घंटे लग गए मुझे, कई घंटे लग गए मुझे, पर मैंने खुद बनाए हैं ये सारे नोट्स, ज़रूरी है आप लोगों के लिए इस समय पर। रिजर्व्स अगर मर्जर का केस है यानी वो पांचों शर्तें पूरी हैं तो, या अगर परचेज का केस है पांचों में से एक शर्त पूरी ना भी हो तो, ओल्ड कंपनी के यहाँ तो एक ही एंट्री होनी है, सेम एंट्री होनी है। क्या, ओल्ड कंपनी के सारे रिजर्व्स को उठाओ, वाई लिमिटेड के यहाँ तो यही एंट्री होगी, सारे रिजर्व्स को उठाओ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दो। भाई कितने रिजर्व थे वाई के यहाँ, कितने रिजर्व थे सर, ये रहे ईपीआर, आईएआर, जनरल रिजर्व, पी&एल, चार थे, चारों को उठाओ, ईपीआर, आईएआर, जनरल रिजर्व, पी&एल और इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो। कोई सा भी केस हो सेम एंट्री, कोई सा भी केस हो सेम एंट्री। सर आपने कहा था रिजर्व के केस में ट्रीटमेंट बदलता है, मर्जर होता है तो कुछ और, परचेज होता है तो कुछ और, वो ओल्ड कंपनी के यहाँ नहीं बदलता, न्यू कंपनी के यहाँ बदलता। ओल्ड कंपनी के यहाँ तो चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, रिजर्व्स का एक ही ट्रीटमेंट है, सारे रिजर्व को उठाओ, डेबिट करो, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दो, झंझट खत्म, झंझट खत्म। ओके सर, लेकिन मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर हमें न्यू कंपनी के लिए सॉल्यूशन करना है, एक्स लिमिटेड के लिए जो खरीद रही है दूसरी कंपनी को, वाई लिमिटेड को, उस एक्स लिमिटेड के लिए अगर हमें ये देखना है कि रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ये डिपेंड करेगा मर्जर का केस है या परचेज का केस है, फिर ये डिपेंड करेगा। अगर प्यारे बच्चों, अगर प्यारे प्यारे बच्चों, अगर प्यारे प्यारे बच्चों मर्जर का केस है तो न्यू कंपनी एक्स लिमिटेड में बाइंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी के अंदर क्या होगा, एसेट्स लायबिलिटीज के साथ साथ सारे रिजर्व्स भी टेक ओवर किए जाएंगे वाई लिमिटेड के। लिखा था मर्जर की एक शर्त क्या होती है, सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज एंड सारे रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड। पुरानी कंपनी वाई लिमिटेड से उठ के सारे रिजर्व्स चले जाते हैं एक्स लिमिटेड नई कंपनी, तो एक्स लिमिटेड के यहाँ क्या होगा, सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, एसेट्स भी आएंगे सारे, लायबिलिटीज भी आएंगी सारी और सारे रिजर्व्स भी आ जाएंगे, सारे रिजर्व्स भी आ जाएंगे। वाई लिमिटेड के सारे रिजर्व्स उठ करके एक्स लिमिटेड में आ जाएंगे। कौन कौन से रिजर्व थे वाई लिमिटेड में, सर जनरल रिजर्व, ईपीआर, आईआर, पी&एल, तो ये देखो ईपीआर, आईआर, पी&एल सब आ गया। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जनरल रिजर्व का अमाउंट मत लिखना, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे जो आए वो लिखना, चाहे डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आए चाहे क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आए, पर जनरल रिजर्व का अमाउंट डायरेक्ट मत लिखना, जो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आए वो लिखना, वो लिखना। यानी प्यारे बच्चों, न्यू कंपनी की बुक्स में एक पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, जिसमें पीसी का अमाउंट डालते हैं, वो हो गई। उसके बाद ये दूसरी एंट्री करते हो आप, जिसमें आप बताते हो कि आपने पुरानी कंपनी के कौन कौन से एसेट्स खरीद लिए सारे, कौन कौन सी लायबिलिटीज खरीद ली सारी, कौन कौन से रिजर्व टेक ओवर कर लिए सारे, कितने रुपए में, इतने रुपए में, 5370 में, यही हमारी पीसी आ रही थी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जनरल रिजर्व का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकलेगा, चाहे डेबिट में बैलेंसिंग फिगर बचे चाहे क्रेडिट में बचे। जनरल रिजर्व विल बी रिटन एज बैलेंसिंग फिगर। ओके सर, ओके सर, ओके सर। एंड बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व सरप्लस का नोट्स कैसे बनेगा, एक्स लिमिटेड के यहाँ बता रहा हूं मैं, एक्स लिमिटेड के यहाँ सर उसके पास ईपीआर अपना 300 का पहले से था, 200 का और आ गया, टोटल हो गया 500। उसके पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अपना 0 था, 100 और आ गया, वाई लिमिटेड से टोटल हो गया 100। उसका पी&एल अपना 750 था, 500 का और आ गया, हो गया 1250। जनरल रिजर्व अपना 500 का था, लेकिन एंट्री में डेबिट हो रहा है, डेबिट को माइनस करते हैं, 500 माइनस 420, ये बचेगा 80, टोटल आ गया 1930, टोटल आ गया 1930, सिंपल। ये रहा डाटा, देखो ना, ये रहा डाटा, देखो ना। उसके पास अपना रिजर्व पहले से कितना था, 500, जनरल रिजर्व, डेबिट हो गया 420, वो माइनस करके 80 बच गया। उसका अपना ईपीआर पहले से कितना था, 300, और कितना आ गया, 200, हो गया 500। आईआर कितना था, 0 आ गया, 100 कितना हो गया, 100। पी&एल अपना कितना था, 750, और कितना आ गया वाई से, 500, टोटल हो गया 1250। फाइनल टोटल आ गया 1930। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आओ परचेज के केस में। परचेज के केस में क्या होगा, आप सामने वाली कंपनी के एसेट्स ले लोगे, उसकी लायबिलिटीज ले लोगे, पीसी की एंट्री कर दोगे, जो भी पहली एंट्री में इसमें डिफरेंस आएगा उसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर डाल दोगे। जनरल रिजर्व नहीं डालोगे, गुडविल, अगर डेबिट साइड छोटी है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो टू कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड छोटी थी क्योंकि मैंने एसेट्स खरीदे 6600 के, ठीक है सर, माइनस लायबिलिटीज कट गई 850, तो नेट एसेट मेरे हाथ लगे थे 5750, जबकि मैं पेमेंट कर रहा हूं केवल और केवल 5370 की, 380 कम चुका रहा हूं, वो मेरा फायदा है, वो क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में।
ठीक है, ठीक है सर। परचेज के केस में रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बताओ ना क्या, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को टेक ओवर किया जाता है। एग्जांपल एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। बाकी जनरल रिजर्व P&L इनको टेक ओवर नहीं किया जाएगा। नई कंपनी एक्स लिमिटेड, अगर परचेज का क्वेश्चन है तो अपने यहां सामने वाली कंपनी वाई लिमिटेड के केवल EPR और IAR को टेक ओवर करेगी, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को टेक ओवर करेगी। टू EPR टू IAR 200 और 100, टोटल 300 डेबिट मारेगी एक नए अकाउंट में जिसका नाम है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, ना केवल इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू EPR टू IAR 300 200 100। और बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेगा, एक तो नया रिजर्व पैदा हुआ उसका ध्यान रखना, कैप रिजर्व। ये बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस का अमाउंट कैसे शो करोगे, उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनवा रहा हूँ। कैप रिजर्व आया था 380, हाँ सर। जनरल रिजर्व अपना था 500, आया 0 क्योंकि वो तो टेक ओवर ही नहीं करते हम। EPR अपना था 300, आ गया 200, हो गया 500। IAR अपना था 0, आ गया 100, हो गया 100। P&L अपना था 750, लेंगे नहीं दूसरे का, क्योंकि दूसरे का केवल EPR और IAR लेते हैं, बाकी सब अपना अपना। कैप रिजर्व अपना, जनरल रिजर्व अपना, P&L अपना। EPR अपना दूसरे का दोनों, IAR अपना दूसरे का दोनों। फाइनल आंसर 2230। लेकिन अभी एक रिजर्व डेबिट भी किया था आपने, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, वो डेबिट यानी उसे माइनस कर दो, फाइनली वहीं पहुंचोगे 1930। ये हो गया रिजर्व्स का पूरा ट्रीटमेंट, ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी सबकी बुक्स में, हर क्वेश्चन में। ओल्ड कंपनी का एक एंट्री, सारे रिजर्व को उठाओ, डेबिट करो, टू रिलेशन में डालो, मर्जर हो चाहे परचेज हो। न्यू कंपनी के केस में मर्जर का केस अगर है तो न्यू कंपनी की बुक्स में क्या जनरल एंट्री होगी, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज टू सारे रिजर्व्स क्रेडिट कर दो। हाँ, जनरल रिजर्व छोड़ देना, वो बैलेंसिंग फिगर चाहे क्रेडिट में चाहे डेबिट में आएगा बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। परचेज के केस में न्यू कंपनी की बुक्स में एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, डिफरेंस गुडविल में डेबिट करो, कैपिटल में क्रेडिट करो, और एक एंट्री और पास करो केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को टेक ओवर करने के लिए, AAR अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू EPR IAR, केवल स्टैट्यूटरी वाले रिजर्व टेक ओवर कर लो। नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेगा, अपने अपने रिजर्व केवल, जनरल रिजर्व अपना, P&L अपना, कैपिटल रिजर्व अपना, EPR और IAR अपना और दूसरे का दोनों। अब मर्जर के केस में नोट्स टू अकाउंट्स अपने रिजर्व भी और दूसरे के रिजर्व भी सारे। एंड तक देखो मैंने कहा था। नेक्स्ट, वायु लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है हरी लिमिटेड। वायु लिमिटेड ओल्ड कंपनी हो गई, हरी लिमिटेड न्यू कंपनी हो गई। वायु लिमिटेड के पास ऑलरेडी 30,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए वाले 3 लाख की इक्विटी कैपिटल हो गई। 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए वाले 10% के रेट पर 1,000 × 100 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई। क्वेश्चन में 2 बातें लिखी हुई थी, 10% preference shares are to be paid at 10% premium by issue of 9% preference share. Equity shareholder of Y Limited will be issued necessary equity shares at 5% premium. बच्चा पार्टी, मेरी एक बात बहुत गौर से सुन लेना इस केस में, मेरी एक बात बहुत गौर से सुन लेना इस केस में। नेट एसेट मेथड कब लगता है? पीसी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो नेट पेमेंट मेथड, मतलब देख लो किसको क्या दिया जा रहा है। पीसी यानी खरीदने वाली कंपनी, न्यू कंपनी बेचने वाली कंपनी को, ओल्ड कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर्स को क्या क्या दे करके चल रही है, कितने शेयर्स दे रही है, कितना कैश दे रही है, उसे पीसी कहते हैं। तो अगर सीधा सीधा दे रखा हो कि जी न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर को इतने शेयर दे दिए, इतना कैश दे दिया, तो सीधा सीधा निकाल लो। न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को इतने शेयर दे दिए, इतने का कैश दे दिया, सीधा सीधा निकाल लो, पीसी आ गई। पर अगर ऐसा कुछ लिखा हो, यही नहीं बताया कितने शेयर्स दिए गए, नेसेसरी वर्ड लिख दिया, विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, नेट एसेट मेथड लगाएंगे। नेट एसेट मेथड लगाएंगे मतलब प्यारे बच्चों, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे, जो बचेगा वो पीसी। ओहो हो, सीधा सीधा दे रखा हो तो पीसी ठीक है, इतने शेयर्स दे दिए, इतना कैश दे दिया, तो सीधी सीधी पीसी निकाल लो। पर ऐसा लिखा हुआ नेसेसरी शेयर्स, बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन लैक कर दी, गायब कर दी, तो फिर आपको नेट एसेट मेथड लगाना पड़ता है पीसी निकालने के लिए, जिसमें आप क्या करोगे, ओल्ड कंपनी के सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस कर दोगे, जो आएगा ये आपकी पीसी है 530। और याद रखना, ओल्ड कंपनी की यहाँ पे बुक वैल्यूज नहीं लेनी होती आपको माइनस करने के लिए, अग्रीड वैल्यू लेनी होती है जो उनके बीच में तय हुआ है। ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखी हुई थी 1 लाख, लेकिन उनमें तय हुई 1.5 लाख, तो तुम 1.5 लाख लोगे, अग्रीड वैल्यू लोगे, जिस वैल्यू पर न्यू कंपनी टेक ओवर कर रही है ओल्ड कंपनी की एसेट लायबिलिटी को, उस वैल्यू को, अग्रीड वैल्यू को यूज करेंगे पीसी निकालने के लिए नेट एसेट मेथड में। बुक वैल्यू यूज नहीं करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे, बाहर वाली करेंगे, ये मान लो, ये है सिंपल तरीका। बैलेंस शीट के बाहर वाली वैल्यूज यूज करेंगे। पीसी आ गई 530। ओके सर जी, ओके सर जी। नेक्स्ट बच्चों, 2 संस्थाएं हैं, के लिमिटेड और एल लिमिटेड, दोनों मिलकर के नई कंपनी बना रही है एल के लिमिटेड, यानी इस पहली बार एब्जॉर्प्शन नहीं अमेलगमेशन का केस आया है। के प्लस एल बन रही है एल के और एल दोनों अपनी अपनी एंटिटीज
किसको सौंप रही है? एल के को। के क्लोज हो जाएगी, एल क्लोज हो जाएगी, दोनों मिलकर के नए नाम से काम करेंगे, एल के नाम से। के में इक्विटी शेयर कैपिटल में 8000 शेयर है 100 रुपए वाले, एल में 3000 शेयर है 100 रुपए वाले। के लिमिटेड में 7% वाले प्रेफरेंस शेयर है 4000 100 रुपए वाले, 3000 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं एल लिमिटेड में। के लिमिटेड में 5% डिवेंचर्स भी हैं 2 लाख रुपए के, एल लिमिटेड में कोई डिवेंचर्स है नहीं। एक पॉइंट लिखा हुआ था, इशू ऑफ 5 preference shares at 20 per share in LK Limited, 18 paid up at 4 premium for each preference share of K and L Limited। मतलब सर, मतलब ये बताया है कि LK Limited कौन है? जो L और K को खरीद रही है। तो LK Limited का फर्ज नहीं बनता कि L और K के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेगी कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये पॉइंट बताता है कि LK Limited ने L और K के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया? LK लिमिटेड ने L और K के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया? एक के बदले 5 प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं 18 पेड अप 4 रुपए के प्रीमियम पर। यानी बताना प्यारे बच्चों, K लिमिटेड में कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? 4000। एक के बदले मिलेंगे 5, 4000 इंटू 5 हो गए 20000 इंटू 20 + 4 नहीं, पेड अप वैल्यू + 4। हमेशा याद रखना, अगर पेड अप वैल्यू है तो उसमें प्रीमियम ऐड करोगे। 18 और 4 22, ये हो गया 440। ऐसे ही L के पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? 3000। एक के बदले मिलेंगे 5, तो 3000 इंटू 5 हो गए 15000। 20 + 4 24 नहीं, 18 + 4 22 से मल्टीप्लाई करो 330। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। प्रीपेड अप में प्रीमियम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगला पॉइंट लिखा हुआ था इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कि एल के लिमिटेड एल और के इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है? सर 6 इक्विटी शेयर्स 20 रुपए वाले, 18 5 रुपए का प्रीमियम। एक के बदले 6 इक्विटी शेयर 20 रुपए वाले पर 18 पेड अप 4 का प्रीमियम है। तो के में देखो, के में कितने इक्विटी शेयर्स थे? 8000। एक के बदले 6, तो 8000 के बदले 48, 8000 इंटू 6 वो भी 22 रुपए वाले 1056। एल में कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? 3 इक्विटी शेयर्स थे 3000। एक के बदले 6, तो 3000 के बदले 3000 इंटू 6 18000 22 रुपए वाले 396। ऐसे पीसी आएगी, ऐसे पीसी आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन ने दे दिया था झटका, नेसेसरी कैश इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओ तेरी की, हम सोच रहे थे कि पीसी आ गई, पीसी आ गई, पीसी आ गई, पीसी आ गई। क्वेश्चन ने बता दिया इक्विटी होल्डर्स को इतने शेयर्स दिए, क्वेश्चन ने बता दिया प्रेफरेंस होल्डर्स को इतने शेयर्स दिए, इतने रुपए वाले दिए, बस पेड अप में प्रीमियम ऐड करना था, ये याद रख लिया हमने, निकाल लिया। हम सोचा था पीसी आ गई, नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने झटका दे दिया, एक इन्फॉर्मेशन गायब कर दी कि कैश कितना दिया गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये नहीं बताया, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो भी। और कैश भी पीसी का हिस्सा होता है। न्यू कंपनी चाहे पुरानी कंपनी के इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शेयर दे रही हो चाहे कैश दे रही हो, पीसी का पार्ट होता है। न्यू कंपनी पुराने कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ भी दे, वो पीसी का पार्ट होगा। यहाँ पे कैश गायब कर दिया। और जैसा मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन अगर गायब है तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी जैसे तक अभी तक आप कर रहे थे। कैश ढूंढना पड़ेगा आपको, नेट एसेट मेथड लगाना पड़ेगा। क्या करोगे? ओल्ड कंपनी के और एल के सारे एसेट्स में से उनकी सारी लायबिलिटीज माइनस कर दोगे। हाँ सर, जो निकल के आएगा वो पीसी। के लिए पीसी 1560, एल के लिए पीसी 790। यहाँ पे दो कंपनी को खरीद रहे हो ना, तो दो पीसी आएंगी, के लिए 1560, के लिए 1560 और एल के लिए 790। अब प्यारे बच्चों ये देखो आप कि शेयर्स कितने रुपए के दे रहे थे आप? सर शेयर्स दे रहे थे हम के को 440 के प्रेफरेंस और 1056 के इक्विटी, यानी 440 प्लस 1056 1496 1496। तो बच्चों 1560 में से 1496 के तो शेयर्स हो गए, तो कैश कितना बचा? यही तो निकालना था बैलेंसिंग फिगर 64। ओहो। ऐसे ही एल की पीसी आई है 790, जिसमें से शेयर्स कितने रुपए के दे रहे हैं हम उसे? 330 के प्रेफरेंस शेयर्स और 396 के इक्विटी शेयर्स। 330 प्लस 396 726 के शेयर्स दे रहे हैं। तो 790 की टोटल पीसी में से शेयर्स हो गए 726 के, तो कैश कितना बचा? 64 टोटल कैश हो गया 128। ऐसे निकलेगा ये। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा बच्चों। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। के को ही 20,000 रुपया लेना था एल से, तो के क्या करेगी? रियलाइजेशन में डालेगी। एल क्या करेगी? रियलाइजेशन में डालेगी। लेकिन एल के यहाँ क्या होगा? ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि एल अलग थी के अलग थी, तो एल को के से पैसा लेना था, के को एल से पैसा लेना था, समझ में आया। पर अब वो एक हो गई है एल के लिमिटेड, अब अपने आप से कैसा लेना कैसा देना, तो एक एंट्री हो जाएगी ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल 20,000, ये याद रखना। ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल ये एंट्री हो जाएगी, ये याद रखना बच्चा पार्टी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सन लिमिटेड नेपच्यून लिमिटेड दोनों को अमेलगमेट करके नई कंपनी बन रही है जुपिटर। और जुपिटर क्या कर रही है? टोटल 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है सन एंड नेपच्यून दोनों को। अब जुपिटर
अगर सन और नेपच्यून को खरीद रही है तो जुपिटर का फर्ज नहीं बनता सन और नेपच्यून के शेयर होल्डर्स को शेयर्स या कैश देने का? हाँ बनता है। तो जुपिटर कितने शेयर्स दे रही है? सन और नेपच्यून दोनों को मिलाकर के 60,000 इक्विटी शेयर दे रही है 5 रुपए वाले। लेकिन ये नहीं बताया क्वेश्चन ने कि सन को कितने और नेपच्यून को कितने, अलग अलग निकालने हैं तुम्हें। अलग अलग निकालने के लिए क्या बताया है? इन प्रपोर्शन टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव बिजनेस एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के सन के और नेपच्यून के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालो, जो रेशियो आएगा उस रेशियो में ये 60,000 शेयर सन और नेपच्यून में बटेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल। सन का ये प्रॉफिट 21 का माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट 23 का, ये आ गया 825, 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ गया 275। नेपच्यून के तीनों साल के प्रॉफिट्स हैं, टोटल कर लो 975 डिवाइड बाई 3, ये इसका एवरेज आ गया। 25 से काटोगे तो रेशियो बनेगा 11-13। 275,000 325,000 को 25 से कट कर लो, 11-13 आ जाएगा। मतलब रेशियो बन गया 11:13। 60,000 शेयर्स को बांट दो इनमें, 60,000 इंटू 11/24, 11 और 13 24, 60,000 इंटू 13/24। इसको मिल रहे हैं 27,500 शेयर्स 5 रुपए वाले 137,500 के, इसको मिल रहे हैं 32,500 शेयर्स 5 रुपए वाले 1,62,500 के। ये सब एडजस्टमेंट्स पेपर में दिखेंगी आपको, ये सब एडजस्टमेंट्स पेपर में दिखेंगे आपको। ठीक है सर। इसी क्वेश्चन में एक खास पॉइंट और लिखा हुआ था, 15% डिवेंचर्स इन जुपिटर लिमिटेड एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्टिव बिजनेस ऑन 31 मार्च 23 आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ओ माय गॉड, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया बच्चों। सन और नेपच्यून के डिवेंचर होल्डर्स को जुपिटर क्या दे रही है, ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है। पता क्या लिखा हुआ है? पता क्या लिखा हुआ है बच्चा पार्टी? बहुत ही साधारण सी चीज़ लिखी हुई है। कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो पहले तो। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। सन के भी और नेपच्यून के भी एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो। और एसेट कौन सा लेना? क्वेश्चन में लिखा होता है रिवैल्यूएशन के बाद वाले, आफ्टर रिवैल्यूएशन वाले। ठीक है सर। तो हमने सन के एसेट्स ले लिए रिवैल्यूएशन के बाद वाले माइनस लायबिलिटी, ऐसे नेपच्यून के रिवैल्यूएशन के एसेट्स ले लिए रिवैल्यूएशन के बाद वाले माइनस लायबिलिटी। तो सर जी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई सन की 412,500, नेपच्यून की 367,500। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी। बस क्वेश्चन ने कहा था एसेट वो ले लेना रिवैल्यूएशन के बाद वाले। हमने दोनों की कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ ली। कह रहे हैं इसका 8% निकालो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% निकाला, ये आया 33,000 29,400। कह रहे हैं ये जो वैल्यू आ रही है 33,000 29,400, इतने का इंटरेस्ट बनना चाहिए 15% वाले डिवेंचर्स पे, उतने रुपए के डिवेंचर्स देंगे। मतलब सर समझे नहीं हम। क्वेश्चन कह रहा है पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, एसेट माइनस लायबिलिटी करो। एसेट लेना रिवैल्यूएशन के बाद वाले ले लिए, एसेट माइनस लायबिलिटी कर दिया, जो वैल्यू आई उसका 8% निकालो, निकाल लिया, 33,000 आ गया। सन की बात करते हैं, 33,000 आ गया। कह रहे हैं इतने रुपए के डिवेंचर्स दो कि उस पर 15% का ब्याज 33,000 बने। ओहो हो, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि इतने रुपए के डिबेंचर्स दो कि उस पे जो 15% का ब्याज आ रहा है वो वही हो जो कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर रिवैल्यूएशन इंटू 8% हो। कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर रिवैल्यूएशन इंटू 8% क्या था? 33,000। तो कह रहे हैं इतने रुपए के डिबेंचर्स दो कि उस पे 15% का ब्याज 33,000 के बराबर आए। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा था कि इतने रुपए के डिबेंचर्स दो कि उस पे 15% का जो ब्याज निकल करके आए वो किसके बराबर हो? कैपिटल एम्प्लॉयड के 8% के बराबर। ये इक्वेशन थी हमारे क्वेश्चन की। ये कह रहा था क्वेश्चन, ये कह रहा था क्वेश्चन। 15% डिबेंचर्स को क्या देंगे? इनकम इक्विवेलेंट टू 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% आना चाहिए, क्या? 15% का जो ब्याज बनेगा डिबेंचर्स पे वो कैपिटल एम्प्लॉयड के 8% के बराबर आना चाहिए। यानी ये इक्वेशन बनती x इंटू 15% इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8%। जो हमने निकाल लिया कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर रिवैल्यूएशन इंटू 8% क्या आया? 33। तो मैंने फिर क्या लिख दिया? x इंटू 15% बराबर 33,000। कितने रुपए के डिबेंचर्स देंगे उसको x मान लो, उस पे जो 15% का ब्याज है वो किसके बराबर होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8% यानी 33,000 की। तो इक्वेशन बनी x इंटू 15% बराबर 33,000। x आ जाएगा इंटू 15% को इधर जाके डिवाइड में कर दो, 33,000 बटे 15% 2.2 लाख। ऐसे ही x इंटू 15% बराबर 29400 29400 अपन 15% ये आ जाएगा 1.96 लाख। ये एडजस्टमेंट पेपर में देखने को मिलेंगी आपको। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है वाई लिमिटेड और लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट NRR 5%, एवरेज प्रॉफिट 60 to 200। गुडविल का फॉर्मूला, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 4, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 4 मेरी गुडविल आ जाएगी। मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज दे ही रखा था 60 to 200, क्वेश्चन नहीं दे रखा था। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है?
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड थी 440, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन ने दे दिया 8%, ये आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट 35,200, एवरेज 62,200 माइनस नॉर्मल 35,200, सुपर प्रॉफिट आ गया 27,000। गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट 27,000 इंटू 4, 1,08,000। 12th में आप फॉर्मूला पढ़ते थे, 12th में आप फॉर्मूला पढ़ते थे। यस सर जी, यस सर जी, 12th में हम फॉर्मूला पढ़ते थे। नेक्स्ट, किरण लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है ज्ञान लिमिटेड, ₹1 लाख है, याद रखना। किरण लिमिटेड में 60 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपये वाले, और 2 लाख इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये वाले। ज्ञान लिमिटेड विल इशू 2 इक्विटी शेयर फॉर 3, इसका मतलब समझते हो? 2 मिलेंगे, फॉर 3 का मतलब होता है 3 के बदले। 20 रुपये वाले, फेस वैल्यू 10 है। तो बताओ बच्चों, किरण लिमिटेड में पहले से कितने इक्विटी शेयर्स थे? 60, 3 के बदले 2 मिलेंगे, तो जितने मिलेंगे उसकी मल्टीप्लाई करो 60 से, 2 से, और जितने के बदले मिलेंगे, 3 के बदले 2 मिलेंगे तो 3 से डिवाइड करो, और 20 रुपये वाले हैं, हाँ 800 आ गया आपका। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स के लिए क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ किरण लिमिटेड विल बी पेड ऑफ बाय इशूइंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 105। 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, 2 लाख ही मिलेंगे, लेकिन 100 नहीं, 105 वाले, तो 2 इंटू 105 ये हो गया 210, 800 और 210 1010 निकल करके आ गई मेरी पीसी, मेरी पीसी। 2 इंटू 5 10 अमाउंट एसपीआर का है और 200 कैपिटल का है। फेस वैल्यू 10 थी, इक्विटी शेयर 20 पे इशू हो रहे हैं, तो 800 में से आधा कैपिटल में जाएगा 400 और आधा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। नेक्स्ट, पिकल्स लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है फूड लिमिटेड, और इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 35,000 रुपए का रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड था पिकल्स लिमिटेड में। आरजीएफ नाम था, एक फंड था, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, 60,000 रुपए पिकल्स लिमिटेड में, और इस पिकल्स लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है फूड लिमिटेड। और क्वेश्चन में एक लाइन लिख दी कि 35,000 रुपए रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड में से निकाल करके पेमेंट करनी। ये पेमेंट, ये लायबिलिटी बन गई, यानी फंड जो है वो 2 टुकड़ों में टूट गया। फंड में से 35,000 तो बन गई लायबिलिटी, और बाकी 25,000 रह गया फंड यानी रिजर्व। फंड रिजर्व का ही दूसरा नाम लगा लो। तो क्या जनरल एंट्री करोगे पिकल्स लिमिटेड के यहाँ? जो उसके 60,000 का फंड है, फंड यानी रिजर्व, और रिजर्व का मैंने क्या बताया? रिजर्व का मैंने क्या बताया? ओल्ड कंपनी के यहाँ, पिकल्स लिमिटेड के यहाँ। सर आपने कहा रिजर्व को उठाओ और इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डालो, तो सर यहाँ पे तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 60,000, तो इक्विटी शेयरहोल्डर 60,000 हो जाना चाहिए। नहीं, एक बात और ध्यान से सीख लो अभी, जो इसमें लायबिलिटी वाला पार्ट है 35,000, वो रियलाइजेशन में जाएगा और बचा हुआ ही इक्विटी शेयरहोल्डर में जाएगा। ये हर क्वेश्चन में ध्यान रखना। यूं तो चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, ओल्ड कंपनी के यहाँ सारे रिजर्व्स को उठाते हैं, सारे फंड्स को उठाते हैं, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन अगर किसी रिजर्व, किसी फंड के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो उतना पैसा रिलेशन में जाएगा, बाकी बचा ही इक्विटी शेयरहोल्डर में जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद एक ये एडजस्टमेंट है बच्चा पार्टी। वेल लिमिटेड ₹1000 है क्वेश्चन में। वेल लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है नाइस लिमिटेड। ओल्ड कंपनी हो गई वेल, न्यू हो गई नाइस। वेल के पास ऑलरेडी 10% डिवेंचर्स हैं, 9,000 100 रुपये वाले 9 लाख के हो गए, और 18,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले 18 लाख के हो गए। डिवेंचर होल्डर्स को क्या दोगे आप? नाइस लिमिटेड क्या कर रही है? वेल को खरीद रही है, तो नाइस लिमिटेड का फर्ज नहीं बनता वेल के डिवेंचर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ देने का? हाँ, तो नाइस लिमिटेड वेल लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को क्या दे रही है? डिवेंचर होल्डर ऑफ वेल लिमिटेड आर टू बी अलॉटेड 9% वाले डिवेंचर्स दे रही है, इन सच अ वे टू कैरी सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उनका सेम ही रहे, इस तरीके से। बच्चों ऑलरेडी इंटरेस्ट कितना मिल रहा था वेल लिमिटेड के अंदर? डिवेंचर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट मिल रहा था सर? 900 पे 10%, 90 रुपए का। ₹1000 है, याद रखना, 90 रुपए का। और नाइस लिमिटेड कह रही है वेल लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर सुन लो, तुम्हें हमारे यहाँ भी 90 का ही डिवेंचर मिलेगा, 90 का इंटरेस्ट मिलेगा, चिंता मत करो। ब्याज 9% रहेगा, हम 10 से घटा के 9% कर देंगे ब्याज, लेकिन अमाउंट 90 ही आएगा, चिंता मत करो। तो बताओ कितने रुपए के डिवेंचर्स इशू किए जाए? सर एक्स मान लो, इतने रुपए के डिवेंचर्स इशू करो ताकि उस पर 9% का जो इंटरेस्ट है वो 90 ही आए, जो पहले से था, जो करंट इंटरेस्ट था डिवेंचर्स पे। 900 इंटू 10%। ऑलरेडी डिवेंचर होल्डर्स पुरानी कंपनी में कितना कमा रहे थे? 900 पे 10% यानी 90। वो नई कंपनी में भी 90 ही कमाएंगे, लेकिन नई कंपनी के डिवेंचर्स तो 9% वाले हैं। तो बताओ ना कितने रुपए के डिवेंचर्स दो ताकि उन पे 9% का इंटरेस्ट 90 ही बने। x इंटू 9% इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 9%, 1000। और प्रेफरेंस होल्डर्स 1800 के थे, कह रहे हैं उनको 10% के डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, तो ये हो गया 1800 माइनस 10%, 1620। लास्ट पॉइंट, क्यू लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है पी लिमिटेड। बैच ले लो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो। यहाँ तक पहुँचे हो तो धन्यवाद आपको।
शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और बच्चों कमेंट करके बताओ अगला चैप्टर कौन सा। क्यू लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है पी लिमिटेड। क्यू लिमिटेड के पास ऑलरेडी 12% डिवेंचर्स हैं 1.5 लाख रुपए के, और क्वेश्चन में लिखा है 12% डिवेंचर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम बाय 12% डिवेंचर्स इन पी लिमिटेड एट 10% डिस्काउंट। सर हम तो झूम गए, क्यू लिमिटेड को खरीद रही है पी लिमिटेड, तो पी लिमिटेड का फर्ज नहीं बनता क्यू लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को कुछ दे, 1.5 लाख रुपए वाले डिवेंचर होल्डर्स को। हाँ तो वो दे रही है, क्या दे रही है? 8% का प्रीमियम, 10% का डिस्काउंट है सर। हाँ 1.5 लाख में पहले 8% का प्रीमियम ऐड करो, 150 प्लस 8% क्या आएगा? 162। अब तुम कहोगे 162 में से डिस्काउंट माइनस कर दो 10% का। यही तो गलती है तुम्हारी, यही तो गलती है तुम्हारी। अगर प्रीमियम ही देना था तो फिर डिस्काउंट काहेगा? अगर बढ़ाई दिया है तो फिर घटा क्यों रहे हो? फिर ये क्या बात हुई? मतलब पहले बढ़ाओ फिर घटा दो, पहले कहो इतना देंगे फिर मना कर दो। अरे ये नहीं कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपको 8% प्रीमियम दिया जाएगा, 150 प्लस 8% आपको 1,62,000 रुपए के डिवेंचर्स दिए जाएंगे। ये वैल्यू मिलेगी आपको, मिल के रहेगी। डिस्काउंट वो कंपनी खुद काटेगी। कंपनी इतने रुपए के डिवेंचर्स देगी जिसमें से 10% काटने के बाद 162 सामने वाले के हाथ लगे। सामने वाले के 162 में से आप कमी नहीं कर सकते, आपको ही अपने डिवेंचर्स में से 10% काटना पड़ेगा इस वे में कि सामने वाले पे 162 ही पहुंचे। तो x माइनस 10% इक्वल टू 162 सॉल्व करोगे तो x आएगा 180। यानी प्यारे प्यारे बच्चों जो डिवेंचर्स है उनकी फेस वैल्यू रहेगी 180। जो नए डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे न्यू कंपनी के द्वारा ओल्ड कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को, उनकी फेस वैल्यू रहेगी 180। इसमें से 10% का डिस्काउंट यानी 18,000 आप माइनस करोगे तो सामने वाले के पास क्या पहुंच जाएगा? 162। सामने वाले से कह दिया था तुझे 162, 150 प्लस 8% प्रीमियम तुझे 162 के डिवेंचर्स देंगे, तुझे 162। बच्चों माफ़ कर देना अगर मेरी टंग ट्विस्ट कर रही है तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ, रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक, पॉडकास्ट बैच और अभी ये 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रही है, ये ऑल एडजस्टमेंट सीरीज़ चल रही है YT पर। लाइक कर देना, इतना ही आपसे चाहते हैं। और टंग ट्विस्ट कर रही है, लगातार बोले जा रही है इसलिए ट्विस्ट कर रही है। तो 150 प्लस 8% सामने वाले को तो देंगे 162 के डिवेंचर्स, डिस्काउंट कंपनी खुद भुगतेगी। तो बताओ भैया कितने रुपए के डिवेंचर्स दें ताकि उसमें से कंपनी खुद अगर डिस्काउंट काटे 10% तो सामने वाले को 162 ही मिले? सर 180 के। तो फेस वैल्यू हो गई 180, डिस्काउंट 10% 18, सामने वाले को मिल जाएंगे 162। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो। आज के लिए इतना ही बच्चों, कोई भी क्वेरी हो ऊपर दिए गए नंबर पर DM करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।